आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या होता है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी बीमारी की कल्पना कीजिए जो कि इतनी खतरनाक और घातक थी कि जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई और जो बच गए उनके शरीर पर रह गए बड़े ही भयानक निशान। जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो है चेचक या स्मॉल पॉक्स। उन दिनों में लोगों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे लोग चेचक से अपने आप को बचा सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही थी। 18वीं शताब्दी में एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि कुछ ग्वालों को जिन्हें काउपॉक्स या फिर गाय शीतला नाम की एक बीमारी हुई थी, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी नहीं थी, बड़ी ही आम सी बीमारी थी, उन लोगों को कभी भी चेचक का संक्रमण नहीं हुआ। इससे एडवर्ड के दिमाग में ख्याल आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि काउपॉक्स या गाय शीतला बीमारी के कारण इन लोगों को चेचक नहीं हो रहा, यानी कि काउपॉक्स बीमारी उन्हें स्मॉल पॉक्स से बचा रही है। जब उन्हें ये ख्याल आया तो उन्होंने सोचा कि इस बात का परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने एक ग्वालिन के हाथ में जो काउपॉक्स या गाय शीतला का घाव हुआ था उससे कुछ तरल पदार्थ लिया और इस पदार्थ को एक 8 साल के छोटे बच्चे के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। कुछ हफ्तों बाद वो इस बच्चे को चेचक वायरस के संपर्क में लेकर आए और उन्होंने देखा कि ये जो बच्चा था वो बीमार नहीं हुआ, उसे चेचक नहीं हुआ और इस तरह बना दुनिया का पहला टीका या पहली वैक्सीन। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ये जो शब्द है वैक्सीन, ये लैटिन शब्द वैका से आया है जिसका अर्थ होता है गाय। अच्छा, तो अब ज़रा ये समझते हैं कि इस पूरी स्थिति में हुआ क्या। वैक्सीन ने अपना काम कैसे किया और लड़का बीमार क्यों नहीं हुआ। इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारे शरीर के अंदर होता क्या है। हमारे शरीर पर लगातार हमले हो रहे होते हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। देखिए, हमारे आसपास की हवा, पानी और खाने में बहुत सारे रोगजनक या पैथोजेंस होते हैं। रोगजनक वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार कर सकती हैं। तो ये हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद होती हैं और लगातार हमारे शरीर में घुसने और बीमारी पैदा करने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे पास हमारी खुद की एक फ़ौज है, हमारी खुद की एक रक्षा प्रणाली है जिसे कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र या फिर इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम है हमेशा चौकन्ना रहता है और ऐसे ही रोगजनकों की तलाश में रहता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र में दरअसल कुछ विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे शरीर में कहीं कोई असामान्य व्यवहार तो नहीं हो रहा। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके मोहल्ले में जो कुछ पुलिस वाले नहीं घूमते, वो हमेशा घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि भाई कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। बिल्कुल उनकी तरह आप मान लीजिए, ये हमेशा गश्त करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि कहीं पर भी कोई चोर लुटेरे या कोई गलत काम ना हो रहा हो। लेकिन इन पुलिस वालों के होने के बावजूद कई बार कुछ कुछ घरों में कुछ चोरियां तो हो ही जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र तो है, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ रोगजनक हमारे शरीर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अब मान लीजिए अगर हमारे शरीर में इसी तरह का एक पैथोजन या रोगजनक प्रवेश कर जाता है, तब क्या होगा। तो जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश करेगा, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सतर्क हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, अभी देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये हैं वो पैथोजेंस या फिर रोगजनक जो हमारे शरीर के अंदर आए हैं। अभी जो पैथोजेंस होते हैं इन पर कुछ विशेष अणु या मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्हें कहा जाता है एंटीजन या प्रतिजन। हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिजन, इंग्लिश में एंटीजन। ये जो प्रतिजन होते हैं वो एक तरीके से मान लीजिए एक आईडी कार्ड की तरह होते हैं। तो हमारा शरीर इन प्रतिजनों की पहचान करके ये समझ जाता है कि ये जो है ये रोगजनक हैं और ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, ये बाहर से आए हैं। तो जैसे ही हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को ये पता चलता है कि हमारे शरीर में प्रतिजन घुस बैठे हैं या एंटीजेंस की वो पहचान कर लेता है, तब वो इनसे लड़ने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को भेज देता है। और वो कौन होते हैं, वो होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये सबसे पहले संक्रमण वाली जगह पर पहुंच जाती है फटाफट
और वहाँ पर जा करके इन रोगाणुओं का, रोगजनकों का खात्मा करना शुरू कर देती हैं। अब कभी कभी तो ये इनको ख़त्म कर देती है, पर कभी कभार इन्हें थोड़ी अतिरिक्त सहायता की यानी बैकअप की आवश्यकता पड़ती है। जब संक्रमण बहुत गंभीर होता है ना, तो केवल वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी नहीं होती। इनमें से कुछ श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनाने की क्षमता रखती है। ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज होते हैं वो एक विशेष किस्म के रोगजनक से छुटकारा पाने के लिए ही बनाए जाते हैं। यानी कि एक प्रकार के जो एंटीबॉडीज हैं वो एक प्रकार की बीमारी से लड़ेंगे। ये एंटीबॉडीज रोगाणु के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उसे नष्ट कर देते हैं। तो जब रोगजनक या पैथोजन पहली बार प्रवेश करता है हमारे शरीर में, तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिजन को समझने और उससे संबंधित प्रतिरक्षी बनाने में थोड़ा समय लगता है, और इसी देरी के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं और इसे हम कहते हैं प्राथमिक संक्रमण या फिर प्राइमरी इन्फेक्शन। लेकिन हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत ही तेज होता है, बहुत ही स्मार्ट होता है। तो जब एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाती है तब भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसको भूलता नहीं है। वो इस बात को याद रखता है कि वो जो प्रतिजन या एंटीजन थे वो कौन थे और कैसे दिखाई देते थे, और वो कुछ विशेष कोशिकाएं बनाता है जिसे कहते हैं स्मृति कोशिकाएं या मेमोरी सेल्स, ताकि जब वही रोगजनक हमारे शरीर में दोबारा घुसने की कोशिश करे तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया इतनी तेजी से हो कि हमें लक्षण तक ना पता चले। यानी कि सामान्य रूप से जब हमारे शरीर में ऐसे रोगजनक घुसते हैं तो हमें बुखार आता है, खांसी सर्दी होती है, पर अगली बार जब वो हमारे शरीर में घुसें तब हमें इनमें से कोई लक्षण भी महसूस ना हो और उससे पहले ही एंटीबॉडीज़ बन जाए हमारे शरीर में और सारे रोगजनकों का सफाया कर दें। और इसी को कहते हैं द्वितीयक प्रतिक्रिया या सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इस पूरी स्थिति में यहीं पर आता है टीका या वैक्सीन। ये टीका हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की इसी याददाश्त का फायदा उठाता है। टीका उस रोगजनक का एक बहुत छोटा, कमज़ोर और ऐसा हिस्सा होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। इसी को शरीर में डाला जाता है। तो जब वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो वास्तव में हमें कोई बीमारी नहीं देते क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो टीका क्या होता है? टीका किसी भी विशेष जीव या प्रतिजन, जिसे हम रोगाणु कह रहे हैं यहाँ पर, उसी का कमज़ोर या फिर असक्रिय भाग होता है जो हमें बीमार करने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन हमारे शरीर के अंदर के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है। तो टीके के जरिए इस रोगाणु का एक बहुत ही कमज़ोर टुकड़ा हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है, और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उस रोगाणु से संबंधित एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बना लेता है। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस मैच है हमारे शरीर के लिए, है ना, कि आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारा शरीर सीख जाता है कि कैसे इन रोगाणुओं से, इन रोगजनकों से लड़ना है। एडवर्ड जेनर ने भी तो यही किया था ना। उन्होंने 8 साल के छोटे से लड़के के शरीर में वायरस का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा डाला था, जिससे उसके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को पता चल गया कि भाई किस तरीके की एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षी बनानी है, और वो तैयार हो गया। और जब बाद में वो स्मॉल पॉक्स के या चेचक के वायरस के संपर्क में आया तो उसका शरीर तैयार था अपने आप को बचाने के लिए। और इसी तरह से काम करता है टीका। जब आप किसी भी रोगाणु का कमज़ोर या फिर निष्क्रिय हिस्सा शरीर में डालते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है और शरीर को तैयार कर देता है उस समय के लिए जबकि असली रोगजनक या असली रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। शरीर में इस टीके को लगाने की पूरी प्रक्रिया को ही हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं, और इसके द्वारा हमारा शरीर किसी विशेष बीमारी के खिलाफ हमारी रक्षा करने के लिए या इम्यूनिटी विकसित करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण शरीर में टीका लगाने की पूरी प्रक्रिया है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को किसी बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित करने में हमारी मदद करती है। टीका इंजेक्शन के द्वारा भी दिया जा सकता है और ओरली मुंह के द्वारा भी दिया जा सकता है। टीके की खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इम्यूनिटी विकसित करके कई घातक और खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं।
पहले से ही टीका लगा करके, और हम पहले से ही अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं उन बीमारियों से लड़ने के लिए। इसे ही कहा जाता है प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन। ये एक बड़ी पहल है जो विश्व स्तर पर की गई, जिसमें संक्रामक रोगों के खिलाफ किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टीकों का उपयोग किया जाता है। इससे व्यक्ति पहले से ही तैयार हो जाता है किसी बीमारी के संपर्क में आने पर उससे बचने के लिए। हमारे दैनिक जीवन में कुछ टीके हैं जो बहुत महत्व रखते हैं, जैसे कि BCG वैक्सीन जो हमें TB से बचाता है, ओरल पोलियो ड्रॉप्स जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भारत के पल्स पोलियो कार्यक्रम के हिस्से के रूप में दिए जाते हैं, जिससे पोलियो मुक्त समाज बनाया जा सके। आपने भी विज्ञापन देखे होंगे 2 बूंद जिंदगी की, वो पोलियो की दवाई के ही विज्ञापन होते हैं। इसके अलावा MMR वैक्सीन जो कि मीजल्स, मम्स और रुबेला जैसी बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही DPT वैक्सीन जो डिप्थीरिया या काली खांसी साथ ही टिटनेस से हमारी सुरक्षा करती हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने हमारे इतिहास के उन काले दिनों की बात की थी जब चेचक की वजह से लाखों लोगों की मौतें हो रही थी और हमारा मानव समुदाय इससे बहुत ही डरा हुआ था। वहीं आज का समय देखिए, आज हमारे पास ये टीके हैं जो हमारे लिए एक ढाल की तरह, एक कवच की तरह हैं, क्योंकि इनके द्वारा आप पहले से ही तैयार रहते हैं बीमारियों से बचने के लिए। हम जानते हैं हमेशा इलाज से बेहतर है बचाव। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको टीकाकरण और प्रतिरक्षण क्या होते हैं, टीके किस तरह से काम करते हैं और ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, ये अच्छे से समझ आ गया होगा।